हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक्सरसाइज। जो कि चैप्टर तो हम लोग खत्म कर लिए हैं, तो आज एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे, फिर हो जाएगा चैप्टर का दी एंड। फिर नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R divided by R dash is क्या होगा। देखो, एक वायर है, जैसे ये एक वायर है, ठीक है। अब इस वायर को क्या किया गया है, इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहले इस वायर का रेजिस्टेंस R था, जब इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 1 2 3 4 5, ज़्यादा हो गया, एक मिनट कम कर देंगे। ये इक्वल 5 पार्ट हो गए। अब देखो, इसका रेजिस्टेंस पहले R था, अब जब इसको छोटा कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, तो क्या होगा, उसका एरिया तो कम नहीं होगा, उसका क्या रहेगा, एरिया वही रहेगा, लेंथ घट जाएगा। तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर एरिया में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है तो लेंथ जितना चेंज होगा, रेजिस्टेंस भी उतना चेंज हो जाएगा। मतलब ये जो हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस बचेगा वो R/5 होगा। सारे पार्ट जो 5 पार्ट हो गए, ये जो 5 पार्ट है, हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 5 पार्ट्स हैं, इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है। पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो, ये एक पार्ट ऐसे, ये 1 2 3 4 ऐसे 5 पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, आर इक्विवेलेंट कितना होता है। पहले तो हमको पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं तो हम इसको 1/R इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5, ऐसे होगा। अब देखो, सेम रेजिस्टेंस जब होता है तो आर इक्विवेलेंट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होता है एक रेजिस्टेंस, मतलब एक वायर का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। जब इक्वल होते हैं और पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तभी ये फॉर्मूला काम आता है। तो यहाँ पे बताओ, ये आर है, ऊपर का एक रेजिस्टेंस है R/5 और नीचे टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं, 5 है, तो ये 5 हो जाएगा। मतलब R इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये आ जाएगा R/25। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया R/25। अब हमको पूछा क्या है, R/R डेक्स हमको पूछा है। तो R कितना है, R तो एक रेजिस्टेंस का पहले था, R था, और अभी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया R डेक्स, मतलब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। जो ये आया है R/25, मतलब ये R से R कैंसिल हो जाएगा, 25 ऊपर जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 25। तो इसका आंसर आ गया D 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डजंट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। देखो, इलेक्ट्रिक पावर के 5 फॉर्मूले हम पढ़े हैं, ठीक है, जिनमें से एक होता है P इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, और होता है V इंटू आई, एक होता है I²R, एक होता है V²/R। ये 5 फॉर्मूले हम लोग पढ़े हैं पावर के। ठीक है, इनमें से कौन सा फॉर्मूला नहीं है जो कि यहाँ पे गिवन है, देखो, ए सब है, यहाँ पे एक ही नहीं है जो कि IR², ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IR²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट एंड 100 वाट, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी डैश। देखो भाई, यहाँ पे ऐसे जब क्वेश्चन आता है ना, तो इसको ध्यान से सॉल्व करना है। अब देखो, ये जो यहाँ पे क्या गिवन है, पहले लिख देते हैं। वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, पावर दिया है कितना, 100 वाट। ठीक है, अब ये बोला है कि ये पावर रेटिंग है, बल्ब का ये रेटिंग है। रेटिंग मतलब क्या होता है, जो जितना वोल्टेज रेटिंग होता है ना, जितना वोल्टेज रेटिंग होता है उतने वोल्टेज पे अगर वो बल्ब अगर यहाँ पे लगाया जाएगा उतने वोल्टेज पे, तो उसका पावर जो कंजम्पशन होगा वो होगा 100 वाट का होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि इसको 110 वोल्ट पे चलाया जाएगा, तो नेक्स्ट जो वोल्टेज दिया है वो है 110 वोल्ट, इतना दिया है। पूछा है पावर कितना होगा,
ऐसे जब भी क्वेश्चन आता है तो एक ऐसा टर्म निकालना जो कि दोनों केस में कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि पहले केस में भी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, सेकंड केस में भी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर, इस फॉर्मूला से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लो, आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय पी। अब ये जो रेजिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं, बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा वो दोनों केस में कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक वैल्यू दिया गया है उसको कम वैल्यू पे ऑपरेट किया जाएगा, तो उस केस में एक ऐसा टर्म ढूंढना, टर्म मतलब ऐसा एक क्वांटिटी ढूंढना जो दोनों केस में कांस्टेंट हो। यहाँ पे वो कौन सा है, यहाँ पे वो बल्ब का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस तो पहले भी कांस्टेंट रहेगा, बाद में भी कांस्टेंट रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा ना। तो रेजिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। ये वोल्टेज यहाँ पे कितना है, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय पी, पावर कितना है 100। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इधर भी एक एक जीरो कैंसिल, तो ये आ गया 22 का स्क्वायर मतलब 484 ओम, इतना आ गया रेजिस्टेंस। जो सेकंड केस में भी इतना ही रहेगा। तो यहाँ पे हमको पावर निकालना इजी होगा, पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर कर दो। अभी वी स्क्वायर कितना है, वी मतलब वोल्टेज कितना है 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 484। क्या रेजिस्टेंस जो 484 है इसको मैं 22 इंटू 22 लिख दूँ, ये इजी होगा सॉल्व करने में। देखो 22 5 जा 110 होता है, ये भी ऐसे काट देंगे तो 110। तो पावर कितना आ गया 25 वाट, पावर कितना आ गया 25 वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Two conducting wires of the same material and of equal length and equal diameters are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be dash. रेशियो निकालना है यहाँ पे भी। देखो दो वायर हैं यहाँ पे, और दोनों वायर का जो मटेरियल है, जिस मटेरियल से बने हैं दोनों वायर, वो सेम है। दोनों वायर को ये पहले सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा, फिर पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। और सीरीज में जब भी कनेक्ट किया जाएगा तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो पूछा है यहाँ पे रेशियो, सीरीज में जब कनेक्ट होगी वो दोनों रजिस्टर मतलब दोनों वायर, तो जितना हीट प्रोड्यूस होगा उसका रेशियो निकालना है किसके साथ, जब पैरेलल में कनेक्ट होगा जितना हीट प्रोड्यूस होगा उसके साथ। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको निकाल देते हैं, सीरीज के लिए निकालते हैं। सीरीज के लिए इधर निकालेंगे, इधर पैरेलल के लिए। ठीक है, देखो सीरीज के केस में क्या होता है, जब दो रेजिस्टर्स इक्वल रेजिस्टेंस के होंगे, R1 और R2 दोनों हैं सेम है, R1 इक्वल्स टू R2 है, और दोनों को मैं मान लेता हूँ R ले लेता हूँ, मतलब R1 भी R है R2 भी R है। तो सीरीज केस में RS लिख देते हैं। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा सीरीज केस में, R प्लस R मतलब 2R हो जाएगा। सीरीज के केस में 2R हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा ना। अब इसमें हीट कितना प्रोड्यूस होगा, अब बताओ। देखो यहाँ पे बोल दिया गया है कि पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा, सॉरी पैरेलल में नहीं, यहाँ पे बोल दिया गया है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों केस में सेम दिया रहा है, मतलब V जो है वो कांस्टेंट है। तो हीट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो जो चीज़ कांस्टेंट होता है उसी के फॉर्मूले के बेसिस में होता है। जैसे कि हमको हीट का फॉर्मूला हमको क्या पता है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला पता है, बस हीट का यही फॉर्मूला पढ़े है ना। ये अलग अलग फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता अभी बताएंगे। देखो यहाँ पे अगर बात करें, हम लोग रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंस यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो करंट यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, तभी जाके हीट रेजिस्टेंस के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगा, या फिर जैसे भी डिपेंड करेगा यहाँ से पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे करंट क्या कांस्टेंट है, नहीं, क्योंकि सीरीज में करंट जितना होगा पैरेलल में करंट उससे कुछ और होगा, मतलब चेंज हो जाएगा, सेम तो नहीं रहेगा। कौन चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो टर्म है वो है वोल्टेज। तो यहाँ पे हम लोग ओम्स लॉ को यूज करेंगे, और ओम्स लॉ यूज करके यहाँ से निकाल देंगे कि कैसे वोल्टेज जब कांस्टेंट होता है तो रेजिस्टेंस के ऊपर हीट कैसे डिपेंड करता है, मतलब एनर्जी जो है वो कैसे डिपेंड करता है। देखो अगर यहाँ पे मैं निकालूं, इसको लिखूं ऐसे, H इज इक्वल्स टू, H मतलब क्या है एनर्जी, और एनर्जी जो होता है, मैं इसको एनर्जी को ऐसे लिख सकता हूँ, एनर्जी जो होता है वो पावर इंटू टाइम होता है ना। तो एनर्जी जो यहाँ पे रिलीज होगा वो हीट के फॉर्म में होगा, तो हीट इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। पावर का एक फॉर्मूला अभी पढ़े हैं, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज कांस्टेंट है ना, तो यहाँ से हीट का फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे। अब देखो ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब सीरीज के केस में जो रेजिस्टेंस है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे, इक्विवेलेंट।
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ H इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय, सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 2R, तो ये HS लिख देते हैं। HS मतलब हीट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको एक इक्वेशन लगा देते हैं यहाँ पे। अब देखो जब ये पैरेलल की बात करेंगे यहाँ पे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे भी रेजिस्टेंस R1 जो है वही R2 है, और दोनों को मैं मान लेता हूँ RR, ठीक है। R1 भी R है, R2 भी R है। जब दो रेजिस्टर होते हैं और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है R इक्विवेलेंट। यहाँ पे इक्विवेलेंट को मैं यहाँ पे पैरेलल RP लिख देता हूँ। RP कितना आता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये शॉर्टकट हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में मतलब जब हम लोग सीरीज पैरेलल पढ़ रहे थे तब बताया था। तो R1 कितना है R है, R2 भी कितना है R है, मतलब ये ऊपर का हो जाएगा R स्क्वायर, R इंटू R स्क्वायर, और नीचे का हो जाएगा R प्लस R 2R। ऐसे होगा ना, इसको डायरेक्ट नहीं लिखते, ऐसे लिख देते हैं R इंटू R डिवाइडेड बाय R प्लस R, ऐसे होगा। तो RP कितना हो जाएगा R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R। अब देखो यहाँ से एक R स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो पैरेलल केस में जो रेजिस्टेंस आया वो आया R डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा देख लिखते थे, H इज इक्वल्स टू HP लिख देते हैं इसको। ये भी हो जाएगा वी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट मतलब RP जो यहाँ पे है, इस केस में सीरीज में है तो यहाँ पे हम लोग सीरीज में लिखे थे RS लिखे थे, यहाँ पे पैरेलल में है तो RP लिख देंगे। तो यहाँ HP कितना हो जाएगा वी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय, पैरेलल में कितना है R बाय 2, ऐसे। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ HP इक्वल्स टू 2 तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 वी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय R, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब देखो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो हमको चाहिए सीरीज में हीट डिवाइडेड बाय पैरेलल में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इन दोनों का रेशियो निकाल दो। कि पूछा ही है ना ऐसे कि हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पूछा है। तो ऊपर में कितना है वी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 2R, और नीचे कितना है वी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई सॉरी 2 वी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई R, ऐसा है। देखो वी स्क्वायर टी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, R से कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऊपर में जो 2 है वो नीचे आएगा, मतलब 1 डिवाइडेड बाई, और नीचे एक और 2 है तो 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा HS इज टू HP आ जाएगा कितना 1 डिवाइडेड बाई, मतलब 1:4। तो आंसर कौन सा है यहाँ पे सी, ऑप्शन सी 1:4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है यहाँ पे, हाउ इज ए वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन दिस सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कैसे भाई, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। हम लोग जब पढ़ रहे थे जब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ रहे थे तब बताया था कि वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है ना। तो इसका, अरे क्या हो गया इसको, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो पैरेलल, ये इसका आंसर, मतलब हमेशा वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होगा और एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉपर वायर हैज diameter of 0.5 mm and resistivity of 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। क्या है, एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर दिया है, देखो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रेड में, ये अच्छा नहीं दिखेगा, ये येलो में लिखते हैं। यहाँ पे डायमीटर दिया है कितना 0.5 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका आधा, मतलब 0.25 mm। तो mm को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि mm ऐसा यूनिट है नहीं, मिलीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है। तो R इक्वल्स टू हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। मिलीमीटर का जब भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ होता है। तो ये आ गया रेडियस आ गया, और यहाँ पे रेजिस्टिविटी दिया है, कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। तो रेजिस्टर और इक्विवेलेंट मतलब इसका रेजिस्टेंस भी दे दिया है, R दे दिया है 10 ओम। तो पूछा है लेंथ, कितना लेंथ का वायर चाहिए 10 ओम का रेजिस्टर निकालने के लिए, लेंथ निकालना है।
अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो L डिवाइडेड बाय ए। अब एरिया यहाँ पे रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है, मतलब एरिया जो है वो सर्कुलर होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर एरिया। तो R इक्वल्स टू ये हो जाएगा रो L डिवाइडेड बाय ए के जगह में लिख सकता हूँ पाई R स्क्वायर। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन लिख के रखते हैं ऐसे। अब L यहाँ पे कितना हो जाएगा, L निकालना है ना, L को एक साइड में रखो, बाकी सबको दूसरे साइड में ले लो। तो L कितना हो जाएगा, देखो पाई R स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो गया है, दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब R इंटू पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू, अब इसमें अगर वैल्यू यूज करें सबका, तो L इक्वल्स टू R कितना दिया है 10, पाई मतलब 3.14, R स्क्वायर मतलब R कितना है यहाँ पे। अच्छा भाई, ये जो 0.25 है, क्या इसको मैं रेडियस को ऐसे लिख सकता हूँ 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में इजी हुआ। तो इसको मैं लिख देता हूँ 2.5 इंटू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी कितना दिया है, ये दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, तब इसको आगे जाके सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, L इक्वल्स टू आ जाएगा, देखो ऊपर में है 10 इंटू 3.14 इंटू 2.5 का स्क्वायर कितना होता है 6.25 इंटू 10⁻⁻4 का पावर 2 मतलब 10⁻⁸ होल डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁸। देखो 10⁻⁸ यहाँ पे भी नीचे भी है 10⁻⁸, दोनों कैंसिल, तो L कितना आ गया, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3.14 इंटू 6.25, मेरे को तो पता है कितना होगा 19.625 होगा, इंटू 10 है तो ये हो जाएगा 196.25 डिवाइडेड बाय 1.6। तो इसको अगर सॉल्व करें तो L इक्वल्स टू हो जाएगा 1962.5 डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि ऊपर में 10 मल्टीप्लाई करो तो नीचे में भी, तो दोनों का डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो L कितना आ रहा है यहाँ पे 16 1 जा 16, यहाँ पे बच गया 3 6 36, तो 16 2 जा 32, यहाँ पे बच गया 4 2 42, 16 2 जा 32, फिर बच गया 10 105, तो 16 मतलब डेसिमल लगा 16 6 जा 96, ऑलमोस्ट ये आएगा 7 तक आएगा, मतलब 122.7 मीटर, इतना लेंथ का वायर हमको चाहिए इसको, मतलब 10 ओम का रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो पूछा है क्या, पूछा है फिर बाद में, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड, डायमीटर को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, ये भी हमको निकालना है। देखो अब अगर d जो है d डेक्स लिखते हैं तो डायमीटर को डबल करेंगे ना, d डेक्स कितना करेंगे बोला है, यहाँ पे बोला है कि d डेक्स जो है इसको हम लोग 2d कर देंगे। जब 2d कर देंगे तो रेजिस्टेंस इसका रेडियस कितना हो जाएगा, r डेक्स कितना हो जाएगा 2d डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, मतलब 2 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे तो ये बच जाएगा खाली d, r डेक्स d के बराबर हो जाएगा। अब d जो है क्या हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, r जो पहले निकला था यहाँ पे देखो, तो यहाँ से ध्यान से अगर देखो तो r इक्वल्स टू कितना था d/2 था ना ये, तो यहाँ से d इक्वल्स टू कितना होगा 2r हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पे जो d लिखा है r डेक्स की जगह पे मैं d के जगह 2r लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा इजी होगा इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा इधर, अभी रेजिस्टेंस कितना होगा R इक्वल्स टू आर डेक्स लिख देते हैं इसको, आर डेक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा रो L बाय क्या होता है पाई R स्क्वायर होगा, पाई मतलब L डेक्स डिवाइडेड पाई R डेक्स का स्क्वायर होगा, ये रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो R डेक्स कितना हो जाएगा, L लेंथ तो चेंज नहीं हुआ है, जो लेंथ था वही है, यहाँ पे बस बोला गया है कि डायमीटर को डबल करना है, तो L जो लेंथ था उसको L ही लिख देते हैं, और ये जो पाई R डेक्स का स्क्वायर था, R डेक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2r का होल स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस कितना है, अच्छा रो आगे है यहाँ पे, ठीक है, तो R डेक्स कितना आ गया रो L डिवाइडेड बाय ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पे
तो रो एल ये 1/4 पहले से लिख देते हैं और पाई आर स्क्वायर। तो ये जो है रो एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर वो क्या है, पहले का रेजिस्टेंस ही तो है। यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ से आर डेक्स कितना आ जाएगा, 1/4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना चेंज हो गया, जब डायमीटर को डबल कर दिया गया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, ओरिजिनल रेजिस्टेंस का 1/4 हो गया, घट गया ना। ठीक है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे पूछा है कितना चेंज होगा, रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन ए गिवन रेजिस्टर फॉर ए करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रेजिस्टर आर गिवन बिलो। करंट दिया है, यहाँ पे वोल्टेज दिया है और बोला है प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर। तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला है। तो इसको ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, ऐसे इधर वोल्टेज लेते हैं और इधर करंट लेते हैं। करंट एम्पेयर में दिया है, वोल्टेज वोल्ट में दिया है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, मान लो ये है 1 2 3 4, इतना तक है करंट, तो करंट में इतना ही लेते हैं। अब वोल्टेज में यहाँ पे 13.2 तक है, तो वोल्टेज का एक्सिस में जो स्केलिंग होता है उसको थोड़ा कम करके लेते हैं। इधर मान लो हम लोग ऐसे लेते हैं कि 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे ले लेते हैं। अब देखो जो करंट दिया है वो एक दिया है 0.5 एम्पियर पे, वहाँ पे वोल्टेज कितना है 1.6, 1.6 मतलब 1 तो आधा हो जाएगा, यहाँ इसके पास होगा, यहाँ पे मतलब ये 1.6 इसका वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे एक आएगा फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आएगा। अच्छा, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे आएगा। दूसरा पॉइंट नेक्स्ट है 1.0 और 3.4। 1.0 मतलब यहाँ पे और ये 3.4, बीच में यहाँ पे 3 होगा, 3.4 मतलब यहाँ कहीं पे ऊपर पे होगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगा। दूसरा पॉइंट ये, एक ये, दूसरा ये। फिर नेक्स्ट है जब करंट 2 है तो वोल्टेज है 6.7। 6.7 मतलब कितना, कहाँ पे आएगा, ये बीच का 7 है तो 6.7 मतलब इसके यहीं कहीं आसपास आएगा, ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो है करंट जब 3 पे है, वोल्टेज 10.2, 10.2 ये बीच का तो 11 हो जाएगा, तो 10.2 इसके पास ही कहीं पे होगा, ऐसे यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट 4, जब वोल्टेज 4 है तो करंट कितना है 13.2, 13.2 मतलब ये बीच से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर, बस ये कहीं पे आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे आएगा ना। तो इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ, थोड़ा टेढ़ा हो गया इसको, ग्राफ बनेगा ऐसा। अब इसका पूछा है कि रेजिस्टेंस निकालो, भाई रेजिस्टेंस इसका पूरा निकाल देते हैं। हमको पता है कि जब हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं ग्राफ से, R इक्वल्स टू होता है V डिवाइडेड बाय I, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट होता है। और जब हम लोग VI ग्राफ पढ़े थे तब एक और चीज पढ़े थे कि जो रेजिस्टेंस होता है VI ग्राफ का स्लोप से हमको मिल जाता है। अब स्लोप निकालने का फॉर्मूला 9th में पढ़े हो स्लोप के बारे में, तो स्लोप कैसे निकलता है, R इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब ये कैसे निकालेंगे, अच्छा ये जो ग्राफ है इसको हम लोग 0 से स्टार्ट करके पूरा एंड तक लेते हैं, यहाँ तक। तो इसको ऐसे अगर ड्रॉ ज्वाइन कर लूँ तो इसका स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट ये है 0 0। ठीक है, रुको, स्टार्टिंग का कोऑर्डिनेट 0 0, एंडिंग का कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे, ये है एक है एक्स एक्सिस में देखें तो ये है 4 और वाई एक्सिस में 13.2, ऐसा है। तो y2 माइनस y1 कितना होगा, ये 13.2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय
x2 माइनस x1, x2 है 4 माइनस x1 है 0, तो r कितना आएगा, r आ जाएगा 13.2 डिवाइडेड बाई 4, मतलब r आ गया यहाँ से कितना, 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पे 1 2 मतलब 3.3 इतना ओम, ये आया इसका आंसर 3.3 ओम। हो गया, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या पूछा है, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। ये बहुत ही आसान, देखो ये पूछा गया है, यहाँ पे वोल्टेज दिया है पहले 12 वोल्ट का, जब इसको एक अननोन रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया जा रहा है तो वहां पे जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 2.5 मिली एम्पियर। भाई मिली का वैल्यू अभी बताया था 10⁻³ तो करंट को हम लोग एम्पियर में ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। पूछा है यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालो, ओम्स लॉ हमको पता है, बाय ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है, हमको चाहिए R, R इक्वल्स टू हो जाएगा V डिवाइडेड बाय I। वोल्टेज है यहाँ पे 12 वोल्ट, I हमको मिला है 2.5 इंटू 10⁻³ अब इसका वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा, R इक्वल्स टू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10⁻³ नीचे था इसको ऊपर ले लो, ये हो जाएगा +3, तो सॉल्व करेंगे तो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होगा, इसका डेसिमल गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10⁻³ तो R कितना हो गया, ये आ गया 25 4 जा 100 होता है, पॉइंट लगाया तो 8 आया, 25 8 जा 200 तो 4.8 इंटू 10⁻³ ओम। अच्छा यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं R इक्वल्स टू 4.8 किलो ओम, किलो का मतलब होता है 1000 मतलब 10⁻³ यहाँ पे भी 10⁻³ है, वहां पे किलो लगा दो, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, क्वेश्चन नंबर 9। ये पूछा है बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टर्स 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रेस्पेक्टिवली, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। भाई सीरीज में कनेक्टेड है, ये बोला है कि सारे रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब जो करंट जाएगा वो सारे रजिस्टर के थ्रू सेम जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो गिवन क्या क्या है, वोल्टेज दिया है 9 वोल्ट और बाकी सारे रेजिस्टेंस दे दिया है R1 R2 R3 पूरा लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो सबको ऐड कर दो, कितना होगा 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, सो सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 549 प्लस 3 12 प्लस 2 14 मतलब 13.4 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 13.4 ओम। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रजिस्टर, करंट कितना आएगा, पहले करंट निकाल लेते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा I इक्वल्स टू V बाई आर, ओम्स लॉ से V कितना है 9, R कितना आया है 13.4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0. वही 13.4, इसको कैसे किया गया है, चलो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 10 10 तो ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 134, तो ये आ गया I इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाई 134, सब डिवाइड करो, ये 2 में काटेंगे तो 45 और ये जाएगा 61467 45/67 एम्पियर, इतना लगा दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब करंट आ गया 45 डिवाइडेड बाई 67 एम्पियर, इतना लिख के छोड़ दोगे तो भी ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर इन पैरेलल आर
रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। ऐसा क्वेश्चन हम लोग करे थे लास्ट, कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करे थे तो ऐसा क्वेश्चन करे थे। सॉल्व करते हैं इसको भी। तो क्या है यहाँ पे, हाउ मेनी 176 ओम, मतलब एक एक रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस दिया है वो दिया है 176 ओम। एक एक रेजिस्टर का हमको कितना नंबर ऑफ चाहिए वो तो निकालना है, मतलब n नंबर ऑफ हमको चाहिए। रिक्वायर्ड टू कैरी करंट दिया है यहाँ पे 5 एम्पियर, कितना वोल्टेज पे चलेगा ये, 220 वोल्ट। ठीक है, तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस हमको कितना चाहिए, भाई देखो टोटल करंट दिया है, टोटल यहाँ पे टोटल करंट दिया है, ये टोटल वोल्टेज दिया है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ओम्स लॉ में जो रेजिस्टेंस आता है वो टोटल रेजिस्टेंस आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा V टोटल डिवाइडेड बाय I टोटल। तो R इक्विवेलेंट यहाँ से कितना आ जाएगा, V है 220, I है यहाँ पे 5, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 44 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमको चाहिए टोटल वो होगा 44 ओम होना चाहिए, लेकिन हमारे पास एक एक रेजिस्टर जो है उनका रेजिस्टेंस, मतलब जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनका एक एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है 176। तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। जब टोटल मतलब n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स होते हैं और सबका रेजिस्टेंस सेम होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय n होता है। n इक्वल्स टू हो जाएगा R डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। तो R कितना है 176, R इक्विवेलेंट आया 44, तो n इक्वल्स टू कितना होगा 44 टू जा 88, 88 टू जा 176, मतलब n इक्वल्स टू आया 4। इसको काटेंगे तो ये 4 के टेबल में जाएगा। ठीक है, तो कितना नंबर ऑफ रजिस्टर चाहिए हमको, 4 रजिस्टर चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। So how do you connect 3 resistors, each of resistance 6 ohm, so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm। मतलब दो केसेस दिया गया है यहाँ पे, 3 रेजिस्टर्स हमारे पास है, 4 दिखा दिया सॉरी, 3 रेजिस्टर हैं, तीनों का रेजिस्टेंस है 6 है, मतलब 6 ओम 6 ओम 6 ओम ऐसे है। तो इन तीनों को तो हम लोग सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 6 प्लस 6 प्लस 6 मतलब 18 ओम हो जाएगा। अब अगर पैरेलल में कनेक्ट करें तो 1/6 1/6 1/6 मतलब कितना हो जाएगा 3/6, तो वहाँ पे 1/2 मतलब 2 आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, जो कि नहीं है। तो इसमें और दो मेथड है जिसमें कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 3 रेजिस्टर्स हैं 6 ओम का, तो पहले दो को अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये भी 6 ये भी 6, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, इसका इक्विवेलेंट आएगा हाफ हो जाता है। जब दो रेजिस्टर होते हैं बराबर होता है तो उनका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है इक्विवेलेंट में, जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनका आधा हो जाता है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये 3 आ गया तो तीसरा जो रेजिस्टर है उसको इनके साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो हो गया। ऐसे अगर कनेक्ट करेंगे तो ये हो गया इसका इक्विवेलेंट, ये पहला केस आई का आंसर। इसमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं x, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं y। तो x और y के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 ओम। ठीक है, अब सेकंड केस में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है 4 ओम का चाहिए। 4 ओम के लिए इसका जस्ट उल्टा कर दो, ऐसे दो रेजिस्टर को पहले सीरीज में लगाओ और उसके अक्रॉस एक और रेजिस्टर को पैरेलल लगाओ। ये है 6 ओम, ये भी 6, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, देखो सीरीज का इक्विवेलेंट आ जाएगा 12 ओम। 12 ओम और एक पैरेलल में लगा दो, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे ए, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी, और ये जो है ये भी 6 ओम है। तो 12 ओम और 6 ओम का इक्विवेलेंट निकालो, पैरेलल के केस में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कैसे करके देखो, ट्राई करो भाई। तो ये हो गया। अच्छा मैं करके बता देता हूँ यहाँ पे सॉल्व करके। ये हो जाएगा जब सीरीज में है तो ये हो जाएगा 6 + 6 = 12 ओम। ठीक है, और एक पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जब ये ऊपर का जो है इसको हटा के हम लोग 12 ओम का एक लगा देंगे और नीचे एक 6 ओम का है, तो इक्विवेलेंट कितना होता है, दोनों पैरेलल में होते हैं, तो मतलब ऊपर का 12 इंटू नीचे का है 6 डिवाइडेड बाय 12 + 6। डायरेक्ट फॉर्मूला से यूज करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 18, कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, 18 3 जा 18 4 जा 72 हो गया। सेकंड केस का 4 ओम हमको चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है,
Several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt. ये क्वेश्चन तो करे थे, लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें यही क्वेश्चन है पूरा एग्जैक्टली। जो कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करे थे ना, मतलब उसमें 12 या 13 क्वेश्चन करे थे, तो उसमें देख लेना ये क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कोई भी यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, देख लेना वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately, in series, or in parallel. What are the current in the three cases? ठीक है, एक इलेक्ट्रिक ओवन है जो कि 220 वोल्ट से कनेक्टेड है। यहाँ पे वोल्टेज दे दिया गया है 220 वोल्ट। इसमें दो रेजिस्टर्स हैं, दो रेजिस्टेंस लगाया गया है ए एंड बी, दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है, ए का भी 24 है, बी का भी 24 ओम है, जिनको हम लोग तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो यूज कर सकते हैं सेपरेटली, दोनों रेजिस्टर को यूज करेंगे, या फिर सीरीज में कनेक्ट करके, नहीं तो पैरेलल में कनेक्ट करके। तो हम लोग तीनों केस में हमको करंट पूछा है कि कितना करंट फ्लो करेगा। तो पहले व्हेन यूज्ड सेपरेटली, जब सेपरेटली यूज करेंगे तो कितना होगा, ये पहले निकाल लेते हैं। देखो दोनों का रेजिस्टर सेम है, मतलब दोनों में करंट तो सेम फ्लो करेगा। तो वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम। अब करंट निकाल दो, I इक्वल्स टू वी बाई आर। वी दिया है 220, आर दिया है 24। काट दो, कितने में कटेगा, I इक्वल्स टू, पहले 2 में काटो तो ये जाएगा 110, ये जाएगा 12, इसको और काटो तो ये जाएगा 55, ये जाएगा 6। तो 6 9 जा 54, 9.10 होगा, मतलब 1 और 16, 9.16 एम्पियर। करंट कितना आएगा, जब सेपरेटली यूज होंगे तो वहां पे करंट आएगा 9.16 एम्पियर। दूसरा केस, व्हेन कनेक्टेड इन, व्हेन इन सीरीज लिख देते हैं, जब इनको सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो कितना आएगा, जब इनको सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा भाई, सीरीज में हो जाता है, ऐड हो जाते हैं, मतलब दोनों का सेम है, मतलब 2R हो जाएगा, 2 इंटू 24, मतलब 48 ओम हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज का। उस केस में आई इक्वल्स टू कितना होगा, वी बाई आर इक्विवेलेंट। तो वी कितना है 220, आर इक्विवेलेंट अभी आया है 48। इन सबको काटो, ये 110, 2 में जाएगा तो 110, और ये होगा 24, इसको काटो, ये जाएगा 55 और ये हो जाएगा 12। तो आई कितना आ गया यहाँ पे, करंट आ गया 55/12, मतलब 12 4 जा 48.7 हो गया ना, 70, 12 6 जा 72, मतलब ऑलमोस्ट 4.6 एम्पियर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है व्हेन इन पैरेलल। जब पैरेलल में होंगे तो क्या होगा भाई, पैरेलल में होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, दोनों रेजिस्टर्स बराबर हैं, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दोनों को ऐड कर दो। सेम है तो उसका आधा ही कर दो भाई, ये 12 ओम डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे R डिवाइडेड बाय N होता है ना, R है यहाँ पे 24 और N मतलब कितने रेजिस्टर्स हैं 2, तो ये हो जाएगा 12 ओम, R इक्विवेलेंट हो गया। अब I इक्वल्स टू V बाई आर इक्विवेलेंट निकाल दो, V है 220, R इक्विवेलेंट है 12। तो कितना हो जाएगा, काटो, ये जाएगा 110 में और ये जाएगा 6 में, इसको फिर काटोगे तो 55 में जाएगा और ये जाएगा 3 में, मतलब I इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 2 5 25, 3 8 जा 24.33 एम्पियर, 18.33 एम्पियर। ठीक है, ऐसे आया तीन करंट का वैल्यू। देखो पहले जब सेपरेटली यूज होंगे तो 9.16 एम्पियर फ्लो करेगा दोनों रजिस्टर में अलग अलग, और जब सीरीज में होंगे तो 4.6 एम्पियर, पैरेलल में होंगे तो 18.3 एम्पियर, पैरेलल में ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। दिया है, पहले दिया है ए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर, 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। ठीक है, पहले केस आई के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये बोला है कि 1 ओम का रजिस्टर है और 2 ओम का रजिस्टर है,
इन दोनों के साथ सीरीज में कनेक्ट हुआ है एक 12 वोल्ट का बैटरी, सॉरी 6 वोल्ट का बैटरी है ना, सॉरी 6 वोल्ट का एक बैटरी। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि पावर कितना होगा, वही पावर निकाल देते हैं। पहले तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट है 1 + 2 3 ओम, और वोल्टेज यहाँ पे दिया है 6 वोल्ट, तो पावर हो जाएगा कितना होगा, v² कर देते हैं पावर, v²/r, तो v कितना है 6 × 6 / r है 3, तो ये हो जाएगा 36/3, तो कितना हो गया ये 12 वाट, सॉरी वाट। क्या ये सही है, नहीं है, क्यों नहीं है, देखो भाई सीरीज में कनेक्ट हुआ है ना, तो सीरीज में तो वोल्टेज सेम नहीं रहता ना दोनों के अक्रॉस, तो सीरीज में क्या सेम रहता है, कांस्टेंट जो टर्म होता है उसको ढूंढना है ना, हमें बताया था पहले। तो सीरीज में कौन कांस्टेंट होता है, सीरीज में कांस्टेंट होता है करंट, तो यहाँ पे जो पावर का फॉर्मूला यूज होगा वो होगा I²R। ठीक है, तो पहले करंट निकालते हैं, I = V/R इक्विवेलेंट, तो V कितना है 6, R इक्विवेलेंट 3, मतलब 2 एम्पियर। अब पावर का फॉर्मूला निकालो, P = I²R होता है, सॉरी I कितना है 2 का स्क्वायर इंटू R कितना है, R है 2 ओम के अक्रॉस निकालना है ना, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 ओम, मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का निकालना था, जो कि 2 ओम के थ्रू कितना पावर होगा वो निकालना था, तो ये हो गया 8 वाट। P1 आया कितना, अब P1 मतलब पहले केस का आया आंसर 8 वाट। ऐसे सेकंड केस का अगर निकालें तो ये बोला है कि 4 वोल्ट का जो बैटरी है वो पैरेलल है 12 ओम एंड 2 ओम के रेजिस्टर के थ्रू। तो पहले लगाते हैं रेजिस्टर बनाते हैं, ये है 12 ओम और जो नीचे एक है 2 ओम, ऐसे इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा है जो कि पैरेलल है किसके, इस कनेक्शन के थ्रू, तो ये है 4 वोल्ट का बैटरी, ऐसे होता है ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये हमको निकालना है यहाँ पे पावर 2 ओम रेजिस्टर के थ्रू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 ओम की तरफ यहाँ पे करंट कितना जा रहा होगा, देखो यहाँ से तो करंट आई निकलेगा, यहाँ तक आई जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 2 ओम के थ्रू मान लो I1 जा रहा है और इधर जा रहा है I2 जा रहा है। ठीक है, और ये जो 12 ओम है इसको हम लोग R2 लिख देते हैं और 2 ओम जो है इसको R1 ले देते हैं नेमिंग। ठीक है, अब हमको पता है I1 निकालेंगे तो हो जाएगा। ठीक है नहीं भाई क्यों निकालेंगे I1, देखो मैं पहले केस में सीरीज में था तो करंट कांस्टेंट होना चाहिए था ना, तो करंट कांस्टेंट होगा तो करंट निकाले। अब यहाँ तो वोल्टेज कांस्टेंट है ना, दोनों के केस में पैरेलल में वोल्टेज तो कांस्टेंट रहता है, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज करते हैं ना, P = यहाँ पे क्या हो जाएगा V²/R, ये निकाल देंगे तो हो जाएगा। V² कितना है, V मतलब वोल्टेज कितना है 4 का स्क्वायर, और R कितना है नीचे का R2 है, मतलब ये हो जाएगा 16/2, मतलब पावर यहाँ पे भी कितना आ गया 8 वाट। ठीक है, एक बात याद रखना कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है, जब भी सीरीज में कनेक्टेड होंगे ना तो पावर का फॉर्मूला हमेशा यूज करना है I²R, और जब पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो पावर का फॉर्मूला यूज करना है V²/R, क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, इसलिए वो डायरेक्टली वेरी करता है, पावर जो है डायरेक्टली वेरी करता है रेजिस्टेंस के, और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो उस केस में जो पावर होता है वो इन्वर्सली वेरी करता है रेजिस्टेंस के, मतलब जो डिवाइस होगा उस डिवाइस के रेजिस्टेंस के इन्वर्सली वेरी करता है पावर। तो रेजिस्टेंस के ऊपर दो तरीके से डिपेंड करता है पावर, कब, जब सीरीज में होगा अलग तरीके से, और जब पैरेलल में होगा तो अलग तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोला है, two lamps, one rated 100 watt at 220 volt and other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? ये भी क्वेश्चन करे थे शायद मेरे को लग रहा है, फिर भी सॉल्व करते हैं। देखो दो लैंप हैं, ये लैंप 1 और इधर ले लेते हैं लैंप 2। ठीक है, अब इसका पावर कितना दिया है लैंप 1 का 100 वाट और वोल्टेज रेटिंग दिया है 220 वोल्ट, लैंप 2 दिया है पावर 60 वाट और वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, दोनों को 220 वोल्ट में कनेक्ट किया गया है। व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, मतलब टोटल करंट पूछा है,
लाइन मतलब लाइन सप्लाई लाइन जो है 220 वोल्ट का है, तो वहां से करंट कितना आएगा, टोटल करंट आएगा, टोटल करंट। पहले इसमें करंट निकाल लेते हैं। आई इक्वल्स टू, ये तो पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला से आएगा, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट। तो करंट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पी डिवाइडेड बाई वी। पी यहाँ पे है 100, वी है 22, सॉरी 220, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, मतलब आई वन, आई यहाँ पे कितना आ गया, इसको आई वन लिख देते हैं। आई वन यहाँ पे कितना आ गया, 10 डिवाइडेड बाई 22, देखो 10 डिवाइडेड बाई 22 एम्पियर। ऐसे ही इधर आई टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी पी बाई भी हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 22, मतलब 220, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो आई टू कितना आ गया, 6 डिवाइडेड बाई 22 एम्पियर। टोटल करंट कितना होगा, ऐड कर लो, आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू। तो आई इक्वल्स टू ये आ जाएगा, आई वन है 10 डिवाइडेड बाई 22 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 22, तो आई आ गया यहाँ पे 10 प्लस 6, 16 डिवाइडेड बाई 22, तो आई इक्वल्स टू आ गया 0.160, मतलब कितना आएगा, 2 8 यानी 2 7 जा 154 होगा, तो फिर से 60, तो 2 0.72 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया आंसर, टोटल करंट आ गया 0.72 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, क्वेश्चन नंबर 16, which uses more energy, a 250 watt TV set in 1 hour or a 1200 watt toaster in 10 minutes। भाई कौन ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है, एनर्जी निकाल लो। एनर्जी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो पहले केस में, टीवी के केस में देखते हैं। टीवी में पावर कितना दिया है, 250 वाट, और टाइम दिया है यहाँ पे 1 आवर। भाई यहाँ पे वाट में है, ये आवर में है, तो पहले इसको वाट जो है उसको किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एनर्जी जो होता है उसको किलोवाट में, किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। तो ये हो जाएगा, पहले सॉल्व करते हैं फिर डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। एनर्जी इक्वल्स टू होता है पावर इंटू टाइम, तो पावर है 250 वाट इंटू 1 आवर, तो ये हो जाएगा 250 वाट आवर हो गया। अब किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए हमको 1000 में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 250 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो ये हो जाएगा किलो वाट आवर। तो कितना आ गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, मतलब 0.25 किलो वाट आवर। कितना आया, एनर्जी आ गया 0.25 किलो वाट आवर। और दूसरा जो है वो टोस्टर, टोस्टर के केस में अगर देखें तो यहाँ पे पावर दिया है कितना, 1200 वाट, इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.2 किलोवाट, पहले से कर देते हैं इसमें। और टाइम दिया है यहाँ पे 10 मिनट, अब आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट को, तो 10 इंटू 1 मिनट मतलब 1/60 आवर होता है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो टाइम यहाँ पे आ गया 1/6 आवर। तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, पावर यहाँ पे ऑलरेडी किलोवाट में लिख दिए हैं, 1.2 इंटू 1/6 मतलब 12/60, तो इसको ये हो जाएगा 0.2 किलो वाट आवर। ये है 0.25, ये है 0.2, कौन ज्यादा एनर्जी खर्च कर रहा है, कौन ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है, तो ऑब्वियसली टीवी, ये है इसका आंसर, टीवी यूजेस मोर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 44 ओम draws 5 ampere from the serviceman for 2 hours, calculate the rate at which heat is developed in the heater। देखो भाई यहाँ पे क्या क्या गिवन है, पहले है एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस दिया है 44 ओम, फिर बोला है ये सर्विस जो वायर होता है, मेन करंट सप्लाई होता है, उससे वो कितना करंट ले रहा है, ये 5 एम्पियर का करंट ले रहा है, और कितना टाइम के लिए चला है, ये 2 आवर के लिए। तो पूछा है रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन हीटर। देखो जब भी रेट की बात आएगी ना, रेट जब भी दिया जाएगा वहां पे टाइम डिवाइड करना है, और टाइम कितना होना चाहिए, यूनिट टाइम होना चाहिए, मतलब टाइम को 1 आवर लेना है। यहाँ पे टाइम 2 आवर दिया है तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम को 2 आवर लिख देंगे, नहीं, जब भी हीट डेवलप्ड रेट एट विच हीट, रेट अगर दे दिया है मतलब टाइम को 1 आवर ही कंसिडर करना है, क्योंकि रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस होगा वो पूछा है। तो यहाँ पे 2 घंटा दिया है तो 2 घंटे का थोड़ी निकालना है, यहाँ पे रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और यहाँ पे जो टाइम होगा वो टाइम ये 2 आवर नहीं लेना है, टाइम इक्वल्स टू कितना लेना है, 1 आवर लेना है, क्योंकि रेट पूछा है, रेट जब भी बोलेगा तो यूनिट टाइम लेना है, टाइम को 1 यूनिट लेना है। तो H इक्वल्स टू कितना हो जाएगा,
आई स्क्वायर, आई कितना है यहाँ पे 5 का स्क्वायर, इंटू 5 का स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 लिख दूँ, 5 इंटू 5 इंटू आर कितना है, आर है 44, टाइम कितना है 1, टाइम 1 लेना है यहाँ पे क्योंकि रेट पूछा है यहाँ पे। तो एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 44 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 इंटू 44, 25 4 जा ये हो जाएगा 0, तो 25 4 जा 100, 10 रह गया, 25 4 जा 100 और 10 मतलब 110, 1100 जूल, जूल होगा, जूल पर सेकेंड होगा क्योंकि हिट रेट एट विच पूछा है, तो जूल पर सेकंड में आएगा इसका आंसर। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे रेट पूछा है मतलब ये सिंपली पावर पूछ रहा है, ऐसे लिखोगे तो चलेगा, लेकिन पावर यहाँ पे नहीं लिखना है, जूल पर सेकंड है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, 5 क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको एक्सप्लेन करना है। पूछा है व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक लैंप में टंगस्टन को ही क्यों यूज किया जाता है, एक्सक्लूसिव मतलब सबसे ज्यादा यूज होता है यही, क्यों, 2 रीजन है इसके। पहला रीजन ये ना, जितना भी टेम्परेचर हो जाए वो इवापोरेट नहीं होता, मतलब पहला रीजन देखें तो ये होता है इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। पहला रीजन इसका आंसर अगर निकले, ए का आंसर निकले, ऑप्शन ए का अगर आंसर निकले तो ये होता है, इसका पहला रीजन होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब कितना होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरा रीजन होता है ये फ्लेक्सिबिलिटी होता है, फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड लो इवापोरेशन रेट, लो इवापोरेशन रेट इवन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाए इसका इवापोरेशन रेट जो होता है बहुत ही लो होता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब दूसरे के लिए जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। व्हाई आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय रादर देन प्योर मेटल्स, यहीं पे इसका आंसर कर देते हैं। ये बोला है कि जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, हीटिंग डिवाइसेस जो होते हैं, जैसे कि हीट करने के लिए यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, और यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रिक आयरन, इन सब में जो यूज होता है हीटिंग एलिमेंट वो एलॉय से क्यों बनता है, जैसे कि वो बनता है निक्रोम एलॉय से। निक्रोम का क्या होता है, निकल और क्रोमियम का एक एलॉय है। ठीक है, अब इससे एलॉय से क्यों बनता है, प्योर मेटल से बना सकते थे, नहीं, एलॉय का जो रेजिस्टिविटी होता है वो ज्यादा होता है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज alloy have alloy have high has होगा, alloy has high resistivity, रेजिस्टिविटी ज्यादा होने के कारण इनको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, why is the series arrangement not used for domestic circuit। भाई जब हम लोग पढ़ रहे थे सीरीज कनेक्शन तभी बता दिया गया कि सीरीज कनेक्शन क्यों यूज नहीं किया जाता। देखो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, जैसे ये सीरीज कनेक्शन में हम लोग बल्ब लगाए हैं, मान लो ऐसे बल्ब लगाए हैं, ऐसे 4 बल्ब लगाए हैं, तो अगर सीरीज कनेक्शन में एक बल्ब अगर खराब हो गया तो बाकी के आगे वाले तीनों बल्ब ग्लो ही नहीं करेंगे, मतलब काम के नहीं रहेंगे, सर्किट जो है वो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये काम का नहीं है, एक बल्ब खराब हो गया बाकी के कोई भी नहीं जल रहा है, ग्लो नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम होगा ना। इसीलिए जो सीरीज कनेक्शन होता है उसको यूज नहीं किया जाता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में। और एक बात कि जैसे कि हम लोग घर में तो एक डिवाइस नहीं चलाते ना, एक बल्ब जला रहे हैं, उसी के साथ मान लो एक अगर हम लोग यहाँ पे फैन लगा दिए, ऐसे करके एक फैन लगा दिए, और उसी के साथ आगे हम लोग मान लो एक टीवी लगाए हैं, तो क्या सबको सेम करंट चाहिए, नहीं,
सबका पावर रेटिंग अलग अलग होता है, मतलब सबको अलग अलग करंट चाहिए, लेकिन सीरीज में अगर कनेक्ट करेंगे तो सबको सेम करंट मिलेगा। भाई एक मोटा इंसान है, एक पतला इंसान है, दोनों को सेम खाना दोगे तो कैसे चलेगा, है ना। सीरीज में ऐसे होता है, अलग अलग पावर रेटिंग, मतलब सबको अलग अलग अमाउंट में करंट चाहिए। तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सबको सेम करंट मिलेगा, जो कि काम का नहीं होगा। इसलिए हमको जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई, डोमेस्टिक वायरिंग होता है, उसमें सीरीज कनेक्शन यूज नहीं करते, वो हम लोग पैरेलल यूज करते हैं। क्यों? पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, सबके अक्रॉस सेम वोल्टेज जाता है, मतलब जिसको जितना करंट चाहिए वो उतना करंट ले लेगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज, क्वेश्चन नंबर डी, हाँ ये पहले अभी जो करे वो सी था, अभी जो कर रहे हैं, मतलब अभी जो करने वाले हैं वो है डी। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। भाई रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ। ये तो डिपेंडेंस ऑफ, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे तो उसका है। तो रेजिस्टेंस वेरी इनवर्सली विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और वाइस वर्सा, एरिया जब घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट, व्हाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। देखो इसके दो मेन रीजन होते हैं इसके, कॉपर और एल्यूमिनियम ही दो वायर ऐसे हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए, और ज्यादातर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये सस्ता होता है दूसरी बात ये इजीली अवेलेबल होता है। बहुत ज्यादा एल्यूमिनियम और कॉपर जो है बहुत ज्यादा अवेलेबल है अर्थ में, तो ये इजीली अवेलेबल है और सस्ता भी होता है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। तो हो गया चैप्टर का दी एंड, आगे और क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 18 तक ही था। ठीक है, तो इसमें कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, मैं उसका सबका आंसर दे देंगे। ठीक है, थैंक यू।